कैमरा अगर आप मेरे हाथ में देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। अगर आपके पास सेल्फी कैमरा भी लकी चीज है ये तो कि उनको निखिल ऐसे ने पकड़ा और फिर तो आप देखो कि क्या कंटेंट बनता है। गुड गुड। और अगर आप यहाँ पे आते हो और आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन को आप नीचे यहाँ पे रखो और ऐसे घूम के एक वीडियो लो। आप देखो कि कितना अच्छा आपका फ़ोटो और कंटेंट बनता है। फ्लोर पे स्टारिंग नाइट्स का एक प्रिंट बनाया है जी। और यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले बनाया है जैसे कि लग रहा है कि आसमान से तारे गिर रहे हैं। वैन गॉग के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला और आपको लगा कि यार इस चीज़ को लोगों तक लेके जाना चाहिए? व्हीटफील्ड विद क्रोज एक बहुत ही ड्रामेटिक पेंटिंग है जहाँ पे उनके ब्रश स्ट्रोक्स बहुत ही फोर्सफुल और पावरफुल थे। उसको देख के मैं तकरीबन 15-20 मिनट तो वहीं पे खड़ा हो गया। ये हमारा इमर्सिव रूम है जहाँ पे हमने वैन गॉग के पेंटिंग्स के साथ एक 35 मिनट का इमर्सिव रील बनाया है और उनकी पेंटिंग्स को हमने हल्का सा एनिमेट भी किया है टू ट्राई एंड ब्रिंग देम टू लाइफ। किया कैमरामैन कहूँगा एक बार ये पेंटिंग्स भी सारी वो दिखाते जाएंगे क्या क्या जो निखिल और उनकी टीम ने यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है आर्ट्स लवर को। वैन गॉग एक ऐसे पेंटर थे जो मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन नो अदर पेंटर इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट। वो काफ़ी डिप्रेस्ड इंसान भी थे, उन्होंने सुसाइड किया था 37 के एज पे और उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाए शायद सिर्फ 10 साल में उन्होंने पेंटिंग्स बनाए 27 to 37 और सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स उन्होंने आखिरी 2 साल में बनाए। का फेमस पेंटिंग है स्टारी नाइट्स, ये मेरा फेवरेट पेंटिंग है। ठीक है, आमंड ब्लॉसम्स। जी जी जी। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੋਚਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਥਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜੇ ਕਲਚਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਂਕਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿਖਿਲ ਚਨੱਪਾ। ਉਹੀ ਨਿਖਿਲ ਚਨੱਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਜਾਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗढ़ 'ਚ ਇਹ भी दिखावांगे। सो निखिल बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो थोड़ी सी बातें वो हो जाएं, वो 20 साल पहले जो टीवी पे निखिल चिनप्पा नज़र आता होता था तो मैं बड़ी देर बाद आपको देख रहा हूँ। कैसी एक्टिविटीज़ रही हैं इन 20 सालों के सफ़र में? MTV का तो सफ़र मेरा जो सफ़र था बहुत ही अच्छा था। तकरीबन 23 साल के लिए मैंने MTV के साथ काम किया, उनके साथ हर शो मैंने किया। MTV सेलेक्ट मेरा शायद फेवरेट शो था क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट शो था, दुनिया का भी था, टीनेज का भी था वो खासकर। बहुत सारे गाने में लोग मुझे फ़ोन करते थे और फ़ोन पे कुछ बातें करते थे। उसके बाद मैं उनके लिए गाना बजाता था, वीडियो बजाता था। उसके बाद मैंने रोडीज़ किया, MTV चिल आउट, बहुत सारे शोज़ किए और मेरा सफ़र MTV के साथ बहुत ही प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल था। बहुत सारे मैंने दोस्त बनाए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले। वही शायद आपका ट्रेंड था जो अब रेडियो में भी चलने लगा कि आप बातें करो गाना सुना दो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैं म्यूज़िक फेस्टिवल्स करने लगा। मैंने सनबर्न म्यूज़िक फेस्टिवल बनाया। सनबर्न को छोड़ने के बाद मैंने VH1 सुपरसोनिक म्यूज़िक फेस्टिवल किया वायाकॉम के साथ। और अभी हम 3 दोस्त मिलकर ये शो कर रहे हैं द रियल वैन गॉग इमर्सिव एक्सपीरियंस, जो डच इमर्सिव एक डच पेंटर वैन गॉग के आर्ट को लेकर हमने एक इमर्सिव एग्जीबिशन बनाया और बहुत ही अलग किस्म के अलग तौर पे हमने उसके आर्ट को पेश किया है। क्योंकि मेरे समझ में बहुत सारे लोग म्यूज़ियम जाना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि म्यूज़ियम बहुत बोरिंग होते हैं और जिस तरह से आर्ट इंटरेस्ट नहीं है और जिस तरह से आर्ट को म्यूज़ियम में प्रेजेंट किया जाता है वो शायद थोड़ा बोरिंग हो सकता है। मगर आर्ट और आर्टिस्ट की दुनिया में अगर आप घुसना चाहते हो तो ये एक बहुत ही एक ईजी तरीका है और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीका है, यूनिक और एंटरटेनिंग है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, एजुकेशन भी मिलता है और बहुत सारा एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस भी मिलता है। जितना भी मैं इसके बारे में बोलूँ वो शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलो अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं कि निखिल सानू खुद सैर कराउणगे भी इत्थे करिश्मा की है। बिल्कुल प्लीज़। सो असी एंटर कर गए हैं। डच पेंटर थे ये, जो जैसा आपने बताया डच पेंटर थे वैन गॉग। तो कैसे मतलब ये आपके दिमाग में आइडिया आया? क्योंकि इंडिया के लिए तो नया नाम ही होगा ये वैन गॉग और उनको आप इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ लाके। हमारे देश के लिए टोटली नई चीज़ है बिल्कुल। देश के लिए शायद
नई चीज़ है, टोटली नई तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे देश की परंपरा भी काफ़ी जुड़ी हुई है आर्ट से। चंडीगढ़ की परंपरा भी आर्ट से काफ़ी जुड़ा हुआ है। आर्ट लवर है यहाँ पे। बिल्कुल। वैन गो एक ऐसे पेंटर थे जो मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, नो अदर पेंटर इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट has had the kind of impact that he had. Now impact के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ पेंटिंग्स के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी डिप्रेस्ड इंसान भी थे। उन्होंने सुसाइड किया था 37 के एज पे, और उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाए, शायद सिर्फ 10 साल में उन्होंने पेंटिंग्स बनाए, 27 to 37, और सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स उन्होंने आखिरी 2 साल में बनाए। ये वही हैं सारी जो लगी हुई हैं? हाँ, वही पेंटिंग्स हैं। वो सारे 2 साल से नहीं है, हमने 10 साल से तकरीबन 250 पेंटिंग्स उनके चूज़ किए हैं टोटली उनके। हाँ, और उन पेंटिंग्स के साथ हमने ये इमर्सिव एग्जीबिशन बनाया। और अगर आप यहाँ पे इस रूम में उन आर्टिस्ट के बारे में आप जान सकते हो कि उनके अर्ली ईयर्स कैसे थे, जब उन्होंने कैसे शुरुआत की, उनका जो भाई के साथ रिलेशनशिप था वो कितना स्पेशल था। उसके भाई ने उसको ज़िंदगी भर उसको सपोर्ट किया, और जब उन्होंने सुसाइड किया भी था, वो वहीं पे मरे नहीं थे, वो वापस अपने कमरे में गए। डॉक्टर ने उसके भाई को बुलाया पेरिस से, भाई रात को भागे भागे आया, और भाई उसके साथ था जब वो मरा था। और 6 महीने बाद उसका भाई भी गुजर गया, और उसका जब भाई के जो वाइफ थे, वैन गो के जो भाभी थे, उन्होंने भाई की बॉडी को निकाला ज़मीन से और वैन गो के साथ बेरी किया, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप था बहुत ही स्पेशल था। आपने तो वर्ल्ड टूर डेफिनेटली किया होगा, तो ये वैन गॉग के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला और आपको लगा कि यार इस चीज़ को लोगों तक लेके जाना चाहिए? सबसे पहले जब ये इमर्सिव एग्जीबिशंस बने भी नहीं थे, सबसे पहले वैन गो का आर्ट मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे वाइफ के थ्रू। अच्छा। वो मुझे एम्स्टर्डम लेके गए, उनका वैन गो का ऑफिशियल म्यूजियम। ये कब की बात है? ये 2001 की बात है, 2001-2002 की बात है। हाँ, अच्छा। 2001-2002 की बात है। और सबसे पहले जब मैं म्यूजियम में मैंने एंटर किया, तो जो पहला पेंटिंग मैंने उसका देखा वो था व्हीटफील्ड विद क्रोज। वो है यहाँ पे नहीं है व्हीटफील्ड विद क्रोज, वो अंदर है। अच्छा। व्हीटफील्ड विद क्रोज एक बहुत ही ड्रामेटिक पेंटिंग है, जहाँ पे उनके ब्रश स्ट्रोक्स बहुत ही फोर्सफुल और पावरफुल थे। उसको देख के मैं तकरीबन 15-20 मिनट तो वहीं पे खड़ा हो गया। सबसे पहला इम्पैक्ट मेरा वैन गो का वहाँ पे था। तब मैंने बहुत साल बाद, तकरीबन 3 या 4 साल बाद, मैं सुनने लगा इंटरनेट पे और यूट्यूब पे भी मैंने देखा कि वैन गो की इमर्सिव एग्जीबिशंस निकल रहे हैं। और मैंने देखा कि दुनिया में बहुत जगहों में ये हो रहा है। उसके बाद ये एक बहुत फेमस नेटफ्लिक्स शो में भी आया था, एमिली इन पेरिस। और एमिली इन पेरिस के बाद जब ये उस शो में आया, एक सीन है जहाँ पे एमिली इन पेरिस वैन गो की इमर्सिव एग्जीबिशन में जाके बैठती है और सीन चलता है, तो वहाँ से ये बहुत ही फेमस हो गया। अच्छा। क्योंकि वो शो काफ़ी हिट था। और उसके बाद जब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं शो को इंडिया में ला सकता हूँ, तो मैं लाया था उस शो को मुंबई में, मगर वो वाला जो वर्जन था, आई वॉज़न्ट हैप्पी विद इट, बिकॉज दैट वाज रियली अ पुअर क्वालिटी वर्जन ऑफ द वैन गो एक्सपीरियंस। अच्छा काम नहीं हो पाया। तो मैंने उस शो को छोड़कर फिर इन लोगों के साथ जुड़ गया, सिली फेलोज एंड जय, माय फ्रेंड। वो ये शो बना रहे थे और हम तीनों ने मिलकर इस शो को फिर प्रेजेंट किया है। बिल्कुल, हम आगे भी चलेंगे, आगे जो दिखाने की कोशिश की है। कैमरामैन कहूँगा एक बार ये पेंटिंग्स भी सारी वो दिखाते जाएंगे, क्या क्या जो निखिल और उनकी टीम ने यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है आर्ट्स लवर को। और एक दावा जो निखिल कर रहे हैं, अभी मुझे भी थोड़ी देर हुई है लेकिन मैं भी कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। इन फ्यूचर यू विल लव टू गो अजायब घर, और अपने ये जो म्यूज़ियम होते हैं, यू विल लव म्यूज़ियम्स, इतना ज़रूर हो जाएगा। अब आगे एकदम आ रहे हैं। सो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है निखिल, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया बिल्कुल। ये वैन गो का सबसे फेमस पेंटिंग है स्टारी नाइट्स, और ये हमारा इंटरप्रिटेशन है ऑफ स्टारी नाइट्स। अच्छा। तो हमने फ्लोर पे स्टारी नाइट्स का एक प्रिंट बनाया है जी। और यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले बनाया है, जैसे कि लग रहा है कि आसमान से तारे गिर रहे हैं जी। और अगर आप यहाँ पे आते हो और आपके पास फ़ोन है, तो फ़ोन को आप नीचे यहाँ पे रखो और ऐसे घूम के एक वीडियो लो, आप देखो कि कितना अच्छा आपका फोटो और कंटेंट बनता है इस रूम में। तो ये म्यूजिक, इसका भी कुछ ना कुछ काफ़ी सोच समझ कर चुना गया म्यूजिक जो चुना गया जी। ये म्यूजिक हमने एक डच म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है मिच डिक्लाइन। ही इज़ द ओनली इंटरनेशनल आर्टिस्ट वी वर्क विद फॉर दिस एग्जीबिशन। अदरवाइज एवरीबडी एल्स इज फ्रॉम इंडिया। The art curation, the production, the entire team, the PR team, the mall, everybody is from India. ये एक मेड इन इंडिया शो है। खास तौर पे आपने डच संगीतकार हैं जो डच म्यूजिशियन है उनको लिया इस चीज़। हाँ, क्योंकि मैंने उनका म्यूज़िक ऑनलाइन सुना था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और
बातें करते करते उन्होंने जय पंजाबी जो मेरे पार्टनर है और मैंने तीनों ने मिलकर इसका ये म्यूज़िक चूज़ किया है। तो आगे भी चलते हैं, आगे भी कुछ डिस्प्ले किया। और बड़ी बात ये भी जो एक जहन में, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा अगर आप मेरे हाथ में देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। अगर आपके पास सेल्फी कैमरा भी लकी चीज़ है ये, तो कि उनको निखिल ऐसे ने पकड़ा और फिर ऐसे तो आप देखो कि क्या कंटेंट बनता है। गुड, ठीक है। तो उनकी एग्जीबिशन से ही आपने ये सारे जो हम कह सकते हैं सेट बनाए हैं? जी हाँ जी बिल्कुल। और ये आगे तीसरी जगह पहुंच गए, ये क्या है निखिल? ये हमारा इमर्सिव रूम है जहाँ पे हमने वैन गो के पेंटिंग्स के साथ एक 35 मिनट का इमर्सिव रील बनाया है और उनकी पेंटिंग्स को हमने हल्का सा एनिमेट भी किया है टू ट्राई एंड ब्रिंग देम टू लाइफ। और दिस रील इज सेट टू म्यूज़िक। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, वैन गो के पेंटिंग्स को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। रूम का साइज़ तकरीबन 60 फुट का है जी। ये 32 फुट का है इस साइड पे और वॉल्स के हाइट 20 या 21 फीट के हैं। तो रियली आपको लगता है कि आप वैन गो के पेंटिंग के अंदर चल रहे हो, आप उनके लाइफ के अंदर फील कराने की कोशिश है, मतलब अटेम्प्ट टू फील है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि आप उनके पेंटिंग के अंदर चल रहे हो, महसूस कर सकेंगे उसे। एग्जैक्टली। तो इंडिया में कहें, चंडीगढ़ में तो शायद पहली बार आए हो आप इस कंसेप्ट को लेके, इंडिया में कहाँ लोगों को दिखा चुके हैं अभी तक? इंडिया में हमने ये शो अभी हैदराबाद में किया है और चेन्नई में किया है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? फैंटास्टिक। चेन्नई में एक्चुअली सबसे ज़्यादा फीडबैक हमें जो चेन्नई से मिली थी, लोग बस यही देखकर खुश थे कि ऐसा शो उनके शहर में आया, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसे वर्ल्ड क्लास शो तो सिर्फ दिल्ली और मुंबई जाते हैं या बाहर होते हैं, इंडिया से या बाहर होते हैं, दुबई जाना पड़ता है या लंदन जाना पड़ता है। इनफैक्ट आज मैंने किसी को फ़ोन किया था जो मेरे फैमिली के थे, उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो लंदन में इस शो को देखना चाहती थी, अच्छा हुआ कि आप चंडीगढ़ में आ गए तो हम यहाँ पे आके देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा फीडबैक हमें चेन्नई में यही मिली थी कि इतने अच्छे शोज़ कभी ऐसे शहरों में आते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। हालांकि वही है, कला के जो कदरदान होते हैं उनके लिए वो चीज़ें ऐसी ढूंढते रहते हैं। इससे आगे भी कुछ देखने को मिलेगा? इसके आगे हमारा एक मर्चेंडाइज शॉप है, तो अगर आप कुछ पोस्ट कार्ड्स या वैन गो के पोस्टर्स खरीदना चाहते हो, अच्छा, मग्स हैं, कुछ वाटर फ्लास्क हैं, आप देख सकते हो, हमने काफ़ी सजा के रखा है। बिल्कुल थोड़ा शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है। मतलब वैन गॉग से जुड़ा ही सारा सामान, मतलब कह सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये वो शॉप है, ये है वैन गो का शॉप है। ठीक ऐसे ये पोस्ट कार्ड हो गए उनके, वैन गो के पोस्ट कार्ड्स हैं और टी शर्ट्स, मग्स, फ्लास्क, उनके कुछ पेंटिंग्स भी हैं, छोटे छोटे ईजल्स। जी। ये उनका फेमस पेंटिंग है स्टारी नाइट्स। ये मेरा फेवरेट पेंटिंग है। ठीक है। आमंड ब्लॉसम्स। जी। तो इसके बाद कुछ आगे की प्लानिंग, अब चंडीगढ़ के बाद कहाँ आगे जाने की तैयारी है? इसके बाद मैं तो चाहता हूँ कि हम हर शहर में जाएंगे। हमारा पार्टनरशिप नेक्सस मॉल के साथ बहुत ही अच्छा चल रहा है और नेक्सस मॉल के साथ बातें चल रही हैं कि हम उनके जितने भी मॉल्स हैं इंडिया में, हर मॉल में ये शो लेके जाएं। बट ऑब्वियसली जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर हमने शुरू से खड़ा किया। आप जानते कि यहाँ पे तो सिर्फ खुली जगह होती थी, तो जहाँ पर भी ये जगह मिले और जहाँ पर नेक्सस मॉल कहे कि हमें ये शो करना चाहिए, तो साथ में हम पार्टनरशिप में करेंगे। तो जैसे ये जो आपने यहाँ पे सेटअप किया है, हैदराबाद चेन्नई में सेम रहेगा, चेंज को होगा कुछ? सेम सेटअप था, मगर शुरू से करना पड़ता है। वहाँ पे खुला मैदान होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर, AC, प्रोजेक्टर्स, लाइट, सब कुछ हमें बनाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आर्ट लवर्स को? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आओ, देखो, एंजॉय करो, अपने फैमिली को लेके आओ, बच्चों को लेके आओ और एंजॉय करो। और अगर आप आ रहे हो और कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ले रहे हो, प्लीज़ हमें टैग कीजिए ताकि हम उसको रीपोस्ट कर सकते हैं। कुछ फीडबैक हो तो वो भी दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि आप इस शो के बारे में क्या सोचते हो, और बस आ जाओ। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सो निखिल चनप्पा ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫੇਮਸ ਐਂਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੈਨ ਗੌਗ, ਡੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਲਾ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਨ ਗੌਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।